नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। साथियों, यूनिट नंबर 3 के टॉपिक वाइज अपने टेस्ट सीरीज जो वो चल रही है साइकोलॉजी में, और मॉडल पेपर 35वां है। कुल मिलाकर के यूनिट नंबर 1 और 2 कंप्लीट हो चुकी है। यूनिट नंबर 3 में बुद्धि का टॉपिक बिल्कुल कवर हो चुका है, पूरा सारे प्रश्न आए हुए अपन ने कर लिए हैं। आज से अपन व्यक्तित्व के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और 38वें टेस्ट तक सारे टॉपिक्स आपके जो वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, यूनिट नंबर 3 पूरी क्लियर हो जाएगी। उसके बाद में यूनिट नंबर 4 और 5 के टॉपिक भी आपको जो वो बिल्कुल जो आए हुए प्रश्न है सारे आपको करवाए जाएंगे। सारे के सारे प्रश्न ये पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए, इसीलिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी हैं और बहुत ही शानदार प्रश्न इस बार भी आ सकते हैं। ठीक है साथियों, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं कि पहला आपका प्रश्न कि बालक के व्यक्तित्व की नींव किस अवस्था में पड़ती है। 1 शैशवावस्था, 2 गर्भकालीन अवस्था, तीसरा है बाल्यावस्था और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो बालक के व्यक्तित्व की नींव जो पड़ती है साथियों, वो आपकी पड़ती है, यहाँ पे आपका सही आंसर रहेगा बाल्यावस्था। ठीक है, सॉरी बाल्यावस्था नहीं है, आपका बिल्कुल बाल्यावस्था ही है। इसको अपन बचपना अवस्था भी बोलते हैं ना। वैसे एग्जाम में बचपना अवस्था ये नाम आया था, बचपना अवस्था। तो इसको बाल्यावस्था और बचपना अवस्था एक ही बात है। तो ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर जो वो रहेगा। ये बिहार टेट का प्रश्न है। दूसरा आपका प्रश्न कि बालक के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। 4 आपके सामने कथन है साथियों, और इसमें से देख के आप बताइए। थोड़ा मेरा गला खराब है इसलिए ऑप्शन आज सारे नहीं बोल पाऊंगा। आपके सामने ऑप्शन है, आप आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा व्यक्तित्व व्यक्ति के केवल बाहरी रूप तक सीमित होता है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे आपका सही उत्तर रहेगा। तीसरा आपका प्रश्न है कि एक उभयलिंगी व्यक्तित्व है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने। उभयलिंगी व्यक्तित्व के लिए सही कथन कौन सा होगा। सीटेट 2018 का ये प्रश्न साथियों, और इसका जो सही आंसर माना गया वो माना गया पहला। उभयलिंगी व्यक्तित्व में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। तो 1 नंबर उत्तर इसका सही आंसर रहेगा। चलिए चौथा आपका प्रश्न है कि वुडवर्थ व्यक्तित्व के लक्षणों के बारे में क्या कहा है। वुडवर्थ ने व्यक्तित्व के लक्षणों के बारे में क्या कहा है। ऑप्शन 4 आपके सामने है। ये भी जो प्रश्न है वो एग्जाम में आया हुआ है, और इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा व्यक्तित्व लक्षण हमारे व्यवहार का प्रमुख प्रकार है। वुडवर्थ एक प्रकार से व्यवहारवादी भी थे, और उन्होंने कहा है कि व्यक्तित्व लक्षण हमारे व्यवहार का क्या प्रमुख प्रकार है। ये कथन किसका है, ये वुडवर्थ का कथन है। ठीक है साथियों, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये पढ़ाया नहीं गया है। पांचवा आपका प्रश्न है कि विचारों के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन 3 भागों में किया है। अमूर्त विचारक, विचार विचारक, जिसको अपन मूर्त विचारक भी बोलते हैं, स्थूल विचारक। वह विचारक कौन है जिन्होंने ऐसा किया है। जुंग, थॉर्नडाइक, क्रेस्मर या सेल्डन। तो साथियों शारीरिक आधार पे तो सेल्डन और क्रेस्मर ने किया था, लेकिन 3 भागों में बांटा व्यक्तित्व का विभाजन, और अमूर्त विचारक, मूर्त विचारक, स्थूल विचारक के आधार पे किया, तो वो साथियों आपके थॉर्नडाइक ने किया था। तो निश्चित उत्तर नंबर 2 सही रहेगा, और 2018 में ये प्रश्न पूछा गया था आपके पूर्व प्राथमिक शिक्षा विभाग में। छठा आपका प्रश्न है कि एक संतुलित व्यक्तित्व वह है जिसमें संतुलित व्यक्तित्व किसको माना गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। इदम एवं अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है। एक संतुलित व्यक्तित्व वह है जिसमें इदम और अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे आपका सटीक उत्तर इसका रहेगा। सातवां प्रश्न है कि बाह्य आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन किया जाता है। गहन दृष्टिकोण, सतही दृष्टिकोण, 3 मानकीय दृष्टिकोण और 4 प्रेक्षणात्मक दृष्टिकोण। बाह्य आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, कहा जाता है। ठीक है, तो क्या कहा जाएगा इसको, इसको कहा जाएगा, आपका आंसर यहाँ पे सही रहेगा सतही दृष्टिकोण। भाई बाह्य आभास के आधार पर ही व्यक्तित्व का वर्णन जो है वो हो रहा है, तो उसको एक प्रकार से वो सतही है ना, ऊपर ऊपर का वर्णन है, तो सतही माना जाएगा। सतही दृष्टिकोण इसको बोलेंगे। ये आपके रीट लेवल 1 2016 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लेवल 1 का 2016 का ये प्रश्न है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। शब्द सामंजस्य किससे संबंधित है। व्यक्तित्व से है, मनोवृत्ति से है, बुद्धि। देखिए सामंजस्य स्थापित करना, समायोजन करना आपका किससे संबंधित होगा, व्यक्तित्व से। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका इसका उत्तर जो वो सही आंसर रहेगा। ठीक है साथियों, चलिए ये एमपी टेट का प्रश्न था। अगला आपका प्रश्न है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतर्गत उन मनो शारीरिक गुणों का गतिशील संगठन जो
पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। उक्त परिभाषा देने वाले हैं 1 M.L. मन, 2 G.W. आलपोर्ट, 3 S. फ्राइड और 4 J.E. डेसियल। तो गतिशील संगठन, साथियों मैंने आपको बताया गतिशील संगठन व्यक्तित्व को किसने कहा है? G.W. आलपोर्ट ने। ट्रिक्स के साथ व्यक्तित्व की डेफिनेशन आपको याद करवाई थी, तो निश्चित रूप से आपको थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही उत्तर रहेगा। 10वां प्रश्न है कि सभी सामाजिक स्थितियों से निपटना आसान है यदि आप अपने खालिस्तान के बारे में जानते हैं। अगर आप अपने व्यक्तित्व के बारे में जानते हैं तो सभी सामाजिक स्थितियों से निपटना जो है वो आसान होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि व्यक्तित्व आधारित अनुमानी परीक्षणों से मूल्यांकन के परिणाम खालिस्तान है, सरल, विवादास्पद, व्यर्थ या वस्तुनिष्ठ। तो यहाँ पे आपका साथियों आंसर क्या रहेगा? यहाँ पे आपका आंसर रहेगा विवादास्पद। ठीक है, व्यक्तित्व आधारित अनुमानी परीक्षणों से मूल्यांकन के परिणाम विवादास्पद हैं। ठीक है, तो अनुमानी जो परीक्षण आपके होंगे निश्चित रूप से विवादास्पद रहेंगे, बिल्कुल सटीक तो आ ही नहीं सकते। तो व्यक्तित्व आधारित जो अनुमानी परीक्षण है उनके जो मूल्यांकन भाई अनुमानी परीक्षणों से अपन एक प्रकार से अनुमान लगाएंगे, तो इस प्रकार से किया गया मूल्यांकन का परिणाम क्या रहेगा? निश्चित ही विवादास्पद ही रहेगा, बिल्कुल सटीक तो हो नहीं सकता। तो विवादास्पद इसका उत्तर रहेगा। ये प्रश्न एमपी टेट का है। काफ़ी साथियों प्रॉब्लम हो रही है गले में, इसलिए थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ। 12वां अपना प्रश्न है कि व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी शब्द निम्न से लिया गया है, जर्मन भाषा से, यूनानी भाषा से, लैटिन भाषा से या इनमें से कोई नहीं। तो व्यक्तित्व शब्द, पर्सनैलिटी शब्द जो है वह परसोना शब्द से बना है। ठीक है, जिसका अर्थ एक प्रकार से मुखौटा होता है। तो ये कौन सी भाषा का शब्द है साथियों? ये आपका लैटिन भाषा का शब्द रहेगा परसोना ना, उससे लिया गया है पर्सनैलिटी। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका उत्तर जो वो रहेगा। 13वां आपका प्रश्न है कि इनमें से क्या व्यक्तित्व का लक्षण नहीं है? 1 विचार भावना, 2 आंकना या समझना, 3 संवेदना अंतः प्रज्ञा और चौथा कद और रंग। तो व्यक्तित्व से संबंधित जो नहीं है वो है आपका कद और रंग, बाकी सारी की सारी चीज़ें व्यक्तित्व से संबंधित आपकी रहेंगी। तो ऑप्शन नंबर इसका जो रहेगा सही आंसर वो रहेगा ऑप्शन नंबर 4। अगला आपका प्रश्न है कि किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं के बारे में किए गए नकारात्मक और सकारात्मक मूल्यांकन को किस शब्द ने निरूपित किया? 1 आत्मसम्मान, 2 स्वप्रभावकारिता, 3 आत्मकेंद्रीयता, 4 स्व सहभागिता। तो किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं के बारे में किए गए नकारात्मक और सकारात्मक मूल्यांकन को अपन किस रूप से देख सकते हैं? तो बिल्कुल एक प्रकार से खुद के द्वारा ही किया जा रहा है यहाँ पे मूल्यांकन व्यक्ति का। तो यहाँ पे निश्चित ही आत्मसम्मान जो वो शब्द यहाँ पे आप काम में लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही उत्तर इसका रहेगा। 15वां प्रश्न है, बच्चे के व्यक्तित्व के एक सूत्रीय विकास के लिए माँ बाप को चाहिए कि वे बच्चों को सुरक्षित रखें, बच्चों की तुलना लगातार दूसरे बच्चों से करें, घर के अनुकूल वातावरण प्राप्त करवाएं, बच्चे के लिए योग्य अध्यापक का प्रबंध करें। तो यहाँ पे आपका जो आंसर रहेगा साथियों वह कि घर में अनुकूल वातावरण प्राप्त करवाएं बच्चे को। ठीक है, तो एक सूत्री विकास के लिए माँ बाप को घर में अनुकूल वातावरण प्राप्त करवाना चाहिए। ठीक है, 16वां आपका प्रश्न है कि ऐसे 2 संदर्भित मानववादी मनोवैज्ञानिक कौन हैं जिन्होंने व्यक्तित्व की व्याख्या स्वयं एवं आवश्यकताओं के सिद्धांत के आधार पर की है? मेस्लो रोजर्स, रोजर्स और स्किनर, कूले एवं मेस्लो और चौथा है ओलपोर्ट एवं केटल। तो देखिए साथियों यहाँ पे इस प्रश्न का जो उत्तर, ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया प्रश्न 2011 का प्रश्न है और मेस्लो और रोजर्स को इसका सही आंसर माना गया था और इनका सिद्धांत भी है आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका सही उत्तर रहेगा। 17वां साथियों अपना प्रश्न है कि एक बहिर्मुखी बच्चा कैसा होगा? 1 अपने आंतरिक मस्तिष्क से चिंतन को प्रवृत्त करे, दूसरा सिर्फ निरीक्षण करे, 3 अधिक चिंतन और बातचीत कम करे और 4 है तीव्र वातावरण में रहना पसंद करे। तो बहिर्मुखी बच्चा निश्चित रूप से अंतर्मन की बातें नहीं सुनता है, सिर्फ निरीक्षण ही नहीं करता, वो सब सारी चीज़ें करता है। तो तीव्र वातावरण में रहना उसको पसंद होता है। तो ऑप्शन
4 यहाँ पे आप सही आंसर कीजिएगा। एमपी टेट का प्रश्न, बहुत अच्छे प्रश्न आते हैं एमपी टेट के। और देखिए साथियों, जितने भी अच्छे प्रश्न सारे मैंने आपके लिए समाहित किए हैं। यहाँ पे 16 पीएफ का प्रयोग खालिस्तान के मापन हेतु किया जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, इतना ही याद रखना काफ़ी है। हिमाचल प्रदेश के टेट में ये प्रश्न साथियों 2020 में ही आया है। 16 पीएफ परीक्षण किसके लिए किया जाता है? तो ये आपका पर्सनैलिटी टेस्ट है, तो व्यक्तित्व के लिए किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आप इसका सही उत्तर करेंगे। अगला आपका प्रश्न साथियों, व्यक्तित्व का सामाजिक व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया? बंडूरा व वॉल्टर ने, हॉलर्ड व मिलर ने, कार्ल रोजर्स ने या यूंग ने? व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत साथियों किन्होंने दिया है? ये दिया है बंडूरा और वॉल्टर ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया है। और ये सिद्धांत इन्होंने 1977 में जो वो दिया था। तो ध्यान में रखिएगा, 1977 में व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत बंडूरा व वॉल्टर के द्वारा दिया गया। 20वां प्रश्न, कौन सा सिद्धांत व्यक्तित्व के विकास में बाल्यकाल के अनुभवों को प्रमुख महत्व देता है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न, बार बार एग्जाम में आने वाला। और ये जो प्रश्न पूछा गया था ये फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, एमपी में आया था। ठीक है, फर्स्ट ग्रेड के लिए एमपी में प्रश्न, और 2019 में ये प्रश्न आया। और इसका आंसर माना गया साथियों मनोवैज्ञ, है ना। तो कौन सा सिद्धांत व्यक्ति के विकास में बाल्यावस्था के अनुभवों को प्रमुखता देगा? वो मनोवैज्ञ सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर जो वो माना गया है। साइकोडायनामिक जो है इसको बोलते हैं अपन इंग्लिश में, तो यही इसका उत्तर रहेगा। सॉरी। 21वां आपका प्रश्न कि एक समूह के समाज मिति विश्लेषण का उपयोग व्यक्तित्व को खालिस्तान विधि के रूप में मापने के लिए किया जाता है। 1 प्रेक्षण, 2 वस्तुनिष्ठ, 3 व्यक्तिनिष्ठ और 4 प्रक्षेपी। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या रहेगा साथियों? आपका आंसर रहेगा वस्तुनिष्ठ, है ना। वस्तुनिष्ठ यहाँ पे आपका उत्तर रहेगा। एमपी टेट का प्रश्न था ये भी। अगला आपका प्रश्न है कि व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया। सबसे पहले जो वर्गीकरण किया गया था आपको मैंने बताया भी, हिप्पोक्रेटस के द्वारा किया गया था, रीट लेवल 1। और 2016 में ये पूछा गया प्रश्न था। 7 फरवरी 2016 के दिन संडे था, उस दिन रीट की परीक्षा हुई थी पहली बार। तो उसमें ये प्रश्न साथियों पूछा गया है। अगला आपका प्रश्न 23वां कि निम्नलिखित में से किसको मनोविश्लेषण के पिता के रूप में भी वर्णित किया जाता है? सिगमंड फ्राइड को, एरिक एच इरिक्सन को, अब्राहम मेस्लो को या जीन पियाजे को? तो मनोविश्लेषणात्मकवाद के पितामह है निश्चित रूप से। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जिसने दिया उसी को जाना जाएगा, और वह सिगमंड फ्राइड। तो इसका उत्तर क्या रहेगा? सिगमंड फ्राइड इसका आंसर रहेगा। 24वां प्रश्न कि जैसा कि फ्राइड ने पाया कि एक आयु विशेष के दौरान इलेक्ट्रा ग्रंथि विकसित होती है, इलेक्ट्रा ग्रंथि विकसित होने की आयु निम्नलिखित में से पियाजे के किस चरण में रखी जा सकती है? 1 संवेदीगामक अवस्था, 2 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 3 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और 4 है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो देखिए साथियों, ये इलेक्ट्रा ग्रंथि विकसित होती है। इलेक्ट्रा ग्रंथि विकसित होने की आयु जो है वो किस चरण में रखी जाती है? तो ये कहाँ पे, कौन सा ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा? इसका जो सही आंसर माना गया साथियों, ये प्रश्न आपके वरिष्ठ आरपीएससी में पूछा गया, 2019 का प्रश्न है। इसमें आंसर रहेगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि 3 से 6 वर्ष की जो अवस्था होती है उसको अपन जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं साथियों। तो उसी समय ये ग्रंथि जो वो विकसित होती है ना। और 25वां आपका प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन से मनोवैज्ञानिक की यह विचारधारा थी कि बच्चों का संज्ञानात्मक विकास एक ऐसी सामाजिक मध्यस्थ प्रक्रिया है जिसमें बच्चे बड़ों से तथा अधिक अनुभवी साथी से सहायता प्राप्त करते हैं? ब्रोनफेर्नर, बेर्नर, फ्रायड, वाइगोत्स्की या जीन पियाजे? तो यहाँ पे आपका आंसर क्या रहेगा साथियों? यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 फ्राइड। फ्राइड को यहाँ मतलब इसका कथन जो ये है, विचारधारा जो है वो फ्राइड की विचारधारा थी। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर रहेगा। याद रखिएगा इसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये प्रश्न आपको बताऊं तो साथियों, ये भी 2019 में ही आपके पूछा गया था। फर्स्ट ग्रेड में ये
आरपीएससी की वरिष्ठ अध्यापक यानी सेकंड ग्रेड में ये प्रश्न पूछा गया था, विशेष परीक्षा जो विशेष शिक्षा के लिए जो था उसमें ये प्रश्न पूछा गया है। अगला आपका प्रश्न है कि मनोविश्लेषण का मानना है कि एक प्राथमिक साधन है जिसके द्वारा ईगो इड पर आच्छादक रहता है। यह कहलाता है सुपर ईगो, आमोद सिद्धांत, द्वंद्व या दबाव। तो इसका आंसर क्या रहेगा साथियों? इसका रहेगा दबाव। एक ऐसी कंडीशन जिसमें ईगो जो है वो इड पर है, ठीक है। ईगो किसके ऊपर? इड पर आच्छादक रहता है, यानी कि प्रभाव दिखाता है ईगो। तो ऐसा है दबाव में, ऐसा होता है। दबाव में क्या होता है? ईगो जो वो सुपर हो जाता है, एक प्रकार से इड के ऊपर आच्छादक हो जाता है, ठीक है। तो इड पर आच्छादक रहता है आपका ईगो, तो दबाव यहाँ पे आपका आंसर जो वो रहेगा। 27वां प्रश्न साथियों कि फ्राइड की अनुशंसित व्यक्तित्व की बनावट के अनुसार निम्न में से कौन सा मूलभूत तीव्र इच्छा के उठाने के साथ ही तुरंत तथा अनैच्छिक रूप से संतुष्ट करता है? 1 पराअहम, 2 अहम तथा पराअहम दोनों, 3 है इदम और 4 है अहम। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या रहेगा साथियों? यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 इदम, ठीक है। इदम जो है वो रहेगा मूलभूत तीव्र इच्छाओं के उठने के साथ ही तुरंत अनैच्छिक रूप से संतुष्ट करता है। कौन करता है? ये ऐसा करता है इड या इदम ऐसा करता है, ठीक है साथियों। अगला आपका प्रश्न 28वां कि मनोविश्लेषण में किसके अध्ययन पर बल दिया जाता है? सचेतना पर, अर्ध चेतना पर, या अर्ध सचेतना पर, या अचेतन पर, या बहुचेतन पर तो बल जो दिया जाता है साथियों निश्चित रूप से किस पे दिया जाएगा? अचेतन पर बल दिया जाता है मनोविश्लेषणवाद में। तो ऑप्शन नंबर 3 जो वो इसका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न कि फ्राइड के अनुसार मन की संरचना की सही कोटि है? 1 अति अहम, इदम और अहम, दूसरा इदम अहम और अति अहम, तीसरा है अहम, अति अहम और इदम, और चौथा है इदम, अति अहम और अहम। तो सही कोटि, सही क्रम क्या है ये बताना है। तो वह आपका सबसे पहले इड, फिर ईगो, फिर सुपर ईगो, यानी इदम अहम, अति अहम या परम अहम भी इसको बोलते हैं। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे आपका सही उत्तर रहेगा। चलिए लास्ट प्रश्न अपना इस टेस्ट का कि जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार ग्रह निम्न में कौन सा है? इदम है, अहम है, परम अहम है, या इदम एवं अहम दोनों हैं। तो जिन इच्छाओं की पूर्ति साथियों नहीं होती है वे आपके दिमाग के किस भाग में चले जाते हैं? एक प्रकार से वो इड में चले जाएंगे, इदम में, है ना। तो ये रीट आरटेट 2011 का प्रश्न साथियों, आरटेट 2011 में पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर रहेगा। और 30 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट करके निश्चित तौर पे बताइएगा। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो निश्चित ही चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सकें। और वीडियो पसंद आया है तो लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे साथियों अपन अगले वीडियो में एक और शानदार टेस्ट के साथ। और हो सकता है कि कल तक अगर थोड़ा गला सुधरता है तो थोड़ा सा ज़ोर से बोलने की कोशिश करेंगे। 4-5 दिन की दवाई है तो थोड़ा सा आप मैनेज करिएगा साथियों, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल से जोड़िए और जल्द ही आप लोगों के लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें और भी चैनल के ऊपर आने वाली हैं। चलिए साथियों अपन मिलेंगे अगले वीडियो में एक और शानदार टेस्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।